गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए आज का हम केमिस्ट्री के अंतर्गत नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अध्याय 3। और अध्याय 3 में हम बात करेंगे विद्युत रसायन। ठीक है, अर्थात इस चैप्टर के अंतर्गत हमको विद्युत रसायन के बारे में अध्ययन करना है। तो चलिए देखते हैं विद्युत रसायन क्या होता है। ठीक है, तो देखो विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की ही एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किनका अध्ययन करते हैं। तो पहला विद्युत ऊर्जा का और दूसरा रासायनिक ऊर्जा का। ठीक है, इस शाखा के अंतर्गत हम लोग किसी भी विद्युत सेल या बैटरी में संपन्न होने वाली विद्युत रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, का अंतर परिवर्तन का अध्ययन करेंगे और इन ऊर्जाओं का कैसे वहां पर अनुप्रयोग किया जाता है, ठीक है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यही कहलाती है विद्युत रसायन। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है तथा उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे विद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, विद्युत रसायन के अंतर्गत हम यहाँ पे दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहली अभिक्रिया है ऑक्सीकरण। चलिए, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। और दूसरी क्रिया है अपचयन, जिसे रिडक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं आती है, ऑक्सीकरण और अपचयन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखिए, पहले के जमाने में धातुओं की प्राप्ति कहाँ से की जाती थी? तो खनिजों और अयस्क। देखो, खनिजों और अयस्कों से हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा है कि खनिजों और अयस्कों से क्या किया जाता है? धातुओं का निष्कर्षण विभिन्न प्रक्रमों में किया जाता है। ठीक है, जैसे कि सांद्रण, ठीक है, उसका क्या किया जाता है? सांद्रण के बाद धातुओं का निष्कर्षण ऑक्सीकरण या अपचयन विधि द्वारा। उसके बाद फिर क्या किया जाता है? धातुओं का शोधन। तो ये हम लोगों ने धातु कर्म के अंतर्गत पढ़ा है। तो वहाँ पे हम लोग देखे हैं कि जो हमारे धातु होते हैं वो प्रकृति में कभी भी स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, बल्कि किसी अन्य तत्वों के साथ ये क्या होते हैं? संयुक्त अवस्था में पाया जाते हैं। मतलब हमेशा ये दूसरे तत्वों के साथ क्या होते हैं? संयुक्त अवस्था में रहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या देखें तो सोडियम का ऑक्साइड देख सकते हैं, मैग्नीशियम का ऑक्साइड देख सकते हैं, ठीक है, इसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट को हम लोग देख सकते हैं। तो ये क्या है? किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ संयुक्त अवस्था में पाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि स्पेशली यदि किसी एक धातु को प्राप्त करना है तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? या तो मान लीजिए हमको सोडियम को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है तो वहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, या यदि हमको मान लीजिए मैग्नीशियम को प्राप्त करना है या यहाँ से हमको कैल्शियम प्राप्त करना है तो यहाँ से सल्फर, यहाँ से ऑक्सीजन को हमको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमको शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या हुई? पहले जमाने के लोगों को ऑक्सीकरण या अपचयन जैसी अभिक्रियाओं की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो हम पूर्व अवधारणाओं के अनुसार या प्राचीन अवधारणाओं के अनुसार ऑक्सीकरण या अपचयन को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं? तो पुरानी अवधारणाओं के अनुसार ऑक्सीकरण को क्या कहा गया? ऑक्सीजन का संयोग। मतलब ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया हो गई जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोजन होता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे हम संयोजन मान सकते हैं। ठीक है, और अपचयन को कौन सी अभिक्रिया बोला गया? तो ऑक्सीजन को बोला गया ऑक्सीजन का वियोजन। देखिए, ठीक है, अर्थात ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन का संयोजन। और अपचयन या रिडक्शन कौन सी अभिक्रिया हो गई? है ना, ऑक्सीजन का वियोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अर्थात यहाँ पे क्या कि देखो, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? संयोजन होता है। जैसे उदाहरण में अभी हम पढ़ चुके हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम का हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया मान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम क्या लेते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड लेते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड की अभिक्रिया जब हम लोग किसके साथ करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो आयोडीन है वो मुक्त हो जाएगा 2I2 के रूप में, और यहाँ पे जो ये 4 हाइड्रोजन परमाणु उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और बन जाएगा यहाँ पे 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का, है ना, ऑक्सीजन के साथ संयोजन हो रहा है और जल अणु का निर्माण हो रहा है। मतलब यह भी क्या है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद
और भी देख सकते हो, है ना, यदि ऑक्सीजन का संयोजन नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन जैसे ही किसी ऋण विद्युतीय तत्व का भी संयोजन हो तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो जैसे उदाहरण में यदि हम FeCl2 लेते हैं, ठीक है, FeCl2 फेरक, है ना, मतलब फेरिक क्लोराइड, यदि हम इसका किसके साथ क्रिया करवाएं, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएं, तो यहाँ पे ये जो 2 है ना FeCl2 है वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे 3 FeCl2। समझ में आया? तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 3 2 6 हो गया, और यहाँ पे फेरस कितना है, 2 है ना। तो चूंकि यहाँ फेरस 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ ये 2 रहेगा और ये 3 हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ पे फेरस की जो संयोजकता पहले 2 थी अब वो क्या कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो क्लोरीन के स्थान पर क्लोरीन, मतलब ऑक्सीजन के स्थान पर ऑक्सीजन जैसे किसी दूसरे ऋण विद्युतीय तत्व का संयोग हो रहा है तो भी हम इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया मानेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें, है ना, पुरानी अवधारणाओं के अनुसार जिसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है या ऑक्सीजन के समान किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का भी संयोजन होता है, ठीक है। और अपचयन में क्या होता है, अपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जैसे ऋण, ऑक्सीजन या उसी के जैसे ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होगा, वियोजन होगा। समझ में आया? यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का जब हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के साथ अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, कॉपर जो है अपचयित हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया, कॉपर का वियोजन, सॉरी ऑक्सीजन का वियोजन हो गया या ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। समझ में आया सबको अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद जो अपचयन क्रिया है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन का संयोजन। देखिए हाइड्रोजन का संयोजन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब अपचयन क्रिया में क्या होता है, यदि ऑक्सीजन का वियोजन होता है या ऑक्सीजन जैसे ऋण विद्युतीय तत्व का वियोजन होता है तो ठीक वहीं पे हाइड्रोजन का संयोजन या हाइड्रोजन जैसे धन विद्युतीय तत्व का भी संयोजन होता है। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए H2 और Cl2 का यदि हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2HCl। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, अपचयन, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के साथ क्रिया होना भी क्या है, एक प्रकार की अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। इसी प्रकार आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग लेते हैं जैसे कि एथीन, है ना, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यदि आप इसका हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाओगे, हाइड्रोजनीकरण कराओगे तो यहाँ पे ये बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब एथेन का निर्माण कर लेता है, ठीक है। तो यह भी क्या है, एक प्रकार का अपचयन क्रिया है क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, फ्लोरोकार्बन के साथ हाइड्रोजन का संयोजन हो रहा है, ठीक है। समझ में आया? ठीक, इसके अपोजिट हम ऑक्सीकरण को क्या मान सकते हैं, तो ऑक्सीकरण को मान सकते हैं हाइड्रोजन का वियोजन। मतलब ये एक ऐसी क्रिया है जहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का वियोजन होता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान धन विद्युत तत्व का वियोजन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो यहाँ से आप पुरानी अवधारणाओं के अनुसार ऑक्सीकरण का परिभाषा क्या लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के जैसे ऋण विद्युतीय तत्व का संयोजन होता है और हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के समान किसी धन विद्युतीय तत्व का वियोजन होता है, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और अपचयन में जस्ट आप इसका अपोजिट बोल सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन जैसे ऋण विद्युत तत्व का क्या होता है, वियोजन, और हाइड्रोजन अर्थात हाइड्रोजन जैसे धन विद्युत तत्व का क्या होगा, संयोजन होगा, उसको हम अपचयन कहते हैं। तो ये थी पुरानी अवधारणाओं के अनुसार ऑक्सीकरण और अपचयन। चलिए उसके बाद हम ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक अवधारणा पढ़ेंगे, ठीक है। और आधुनिक अवधारणा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कहते हैं। ठीक है, आधुनिक अवधारणा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो आधुनिक अवधारणा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर हम ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए आधुनिक अवधारणा के अनुसार, है ना, ऑक्सीकरण किसको बोलेंगे,
तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ठीक है। और अपचयन कौन सी क्रिया हो गई, आधुनिक अवधारणा या इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, है ना, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, मतलब ग्रहण किया जाता है, उसको अपचयन कहते हैं। जैसे उदाहरण में यदि हम सोडियम की बात करें, यदि सोडियम धातु क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, ठीक है, और क्या बना रहा है, सोडियम प्लस आयन बना रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। ठीक उसी प्रकार यदि हम मैग्नीशियम की बात करें, यदि मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है और मैग्नीशियम 2 प्लस आयन बना रहा है, तो भी हम इसको क्या मानेंगे, है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया मानेंगे। इसी प्रकार यदि हम एल्यूमिनियम की बात करें और यदि क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है और एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन बना रहा है, तो भी हम इसको कौन सी अभिक्रिया मानेंगे, है ना, ऑक्सीकरण। मतलब ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें धातुओं द्वारा या तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाया जाता है, उसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। और अपचयन किसको कहेंगे, तो जस्ट इसका अपोजिट, यदि आप ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, और सोडियम है ना परमाणु बना रहा है, तो ये क्या है, अपचयन है, क्योंकि यहाँ देखो सोडियम द्वारा क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि आप मैग्नीशियम 2 प्लस है और इसको क्या कर रहे हो, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करके मैग्नीशियम परमाणु में परिवर्तित करें, तो यहाँ पे भी देखिए कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन, मतलब जस्ट अपोजिट, है ना। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग अभिक्रिया, अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की अभिक्रिया। ये है ऑक्सीकरण अपचयन की आधुनिक अवधारणा, ठीक है। उसके बाद देखो आधुनिक अवधारणा के अनुसार हम ऑक्सीकरण और अपचयन को दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन को और क्या परिभाषा है, तो देखिए ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। देखिए 11th क्लास में आप लोग को ऑक्सीकरण है क्या, इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होता है, ठीक है। तो यदि किसी अभिक्रिया में किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक में कमी होता है। तो कमी या वृद्धि को देखकर भी हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, ठीक है। जैसे उदाहरण पे आप यहाँ पे देखिए सोडियम, है ना, सोडियम का जो यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक है वो कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर कोई भी चार्ज नहीं है ना, और चार्ज नहीं ऑक्सीकरण अंक को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक 0 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, ये सोडियम प्लस आयन बनाता है, ठीक है। अब सोडियम प्लस आयन में आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात यहाँ पे ऑक्सीकरण कितना चार्ज आ गया, एक धन आयन आ गया, है ना, मतलब एक धनावेश आ गया, और एक धनावेश ही उसके ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब यहाँ सोडियम की ऑक्सीकरण अंक कितनी हो गई, +1 हो गई। तो स्टार्टिंग में ऑक्सीकरण अंक कितना था, 0 था, लेकिन अभिक्रिया, है ना, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर इसका ऑक्सीकरण 1 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है ना, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है। आई समझ में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण अंक +1 है, लेकिन जैसे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है सोडियम का ऑक्सीकरण अंक कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपचयन में क्या होती है, ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है। तो ये 2 मॉडर्न, ठीक है, डेफिनेशन है ऑक्सीकरण और अपचयन के, किसको, इलेक्ट्रॉन लेने और देने के आधार पर। समझ में आई। चलिए, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया क्या होती है, हमेशा एक साथ चलती रहती है ना, मतलब साथ साथ होती रहती, क्योंकि एक तत्व जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वहीं पर दूसरा तत्व क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया साथ साथ चलती रहती, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, एक साथ चलती रहती। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथ ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया करते हैं। चलिए, तो इसी के अंतर्गत हम लोग को आगे पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक रेड और दूसरा ऑक्स, ठीक है। तो रेडॉक्स और ऑक्स, ठीक, मतलब रेड और ऑक्स 2 शब्दों से मिलकर जो है रेडॉक्स बना हुआ है, जहाँ पे रेडॉक्स का अर्थ क्या हो जाता है, मतलब रेड कहाँ से लिया गया है, तो रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन का जो ये पूर्व लग्न रेड है वहां से RED लिया गया है, और ऑक्स का अर्थ होता है ऑक्सीडेशन। ये देखिए, तो ऑक्सीडेशन का जो ये पूर्व लग्न ऑक्स है, यहाँ से लेकर के
है ना, मतलब OX को लेकर क्या बनाया गया, रेड प्लस ऑक्स मतलब रेडॉक्स बनाया, जहाँ पे है ना रेड का अर्थ रिडक्शन और ऑक्स का अर्थ ऑक्सीडेशन होता है। हिंदी में कहें तो इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, है ना, अपचयन ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे, है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया वास्तव में क्या है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, एक तत्व से दूसरे तत्व, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो यहाँ पे हम सोडियम परमाणु लेते हैं। सोडियम परमाणु क्या करता है ना, मान लीजिए क्लोरीन परमाणु के साथ क्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2NaCl बनेगा, है ना। कैसे बनेगा NaCl, तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन है ना त्यागता है, ठीक है, और क्लोरीन क्या करता है, उसी त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है। और इस प्रकार यहाँ दोनों के मध्य कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पे दोनों के मध्य कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे बनता ये है ना। अब यहाँ पे यदि हम सोडियम से सोडियम धन आयन की बात करें तो सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तभी सोडियम धन आयन बन रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रीड आयन, है ना, मतलब क्लोराइड माइनस आयन बना रहा है, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन या रिडक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एक तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ठीक वैसे दूसरा तत्व उस इलेक्ट्रॉन को, है ना, सॉरी, जैसे एक तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, ठीक वैसे दूसरा तत्व उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण सोडियम से क्लोरीन में हो रहा है, तो यही इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की क्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या सीधा सीधा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जब एक तत्व से दूसरे तत्व में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो उसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है या जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाता है उसको हमने यहाँ पे कहा अपचायक, अपचायक या यही क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, याद रखें, ठीक है। और इस रेडॉक्स अभिक्रिया में जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाता है उसको हमने क्या कहा, ऑक्सीकारक कहा, ठीक है। अर्थात ये क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखिए, ठीक है। तो ऑक्सीकारक और अपचायक क्या हो गया, तो याद रखेंगे यहाँ पे वे पदार्थ जो रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाते हैं और स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं उसे अपचायक कहते हैं। और ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, तो ये वे पदार्थ या वे तत्व होते हैं जो रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या हो जाते हैं, स्वयं अपचयित हो जाते हैं, उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। क्लियर हो गया। तो याद रखेंगे अपचायक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाता है और अपचायक जो ऑक्सीकारक है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचयित हो जाता है, ठीक है। तो जैसा नाम उसका उल्टा इसका काम होता है, मतलब अपचायक जो होता है वो ऑक्सीकरण क्रिया करता है और ऑक्सीकारक जो होता है वो अपचयन क्रिया करता है। ऑक्सीकरण और अपचयन एक अभिक्रिया है, लेकिन अपचायक और ऑक्सीकारक एक पदार्थ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुआ ऑक्सीकारक और अपचायक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीकारक और अपचायक का पहचान करना बता दी। अपचायक किसको कहेंगे, तो जिस तत्व के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो वो अपचायक है और जिस तत्व के ऑक्सीकरण अंक में कमी हो वो ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि या कमी, देखो हमने बोला था ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगा मतलब वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और वो रिड्यूसिंग एजेंट या अपचायक है, और ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रहा है तो वो क्या है ना, रिडक्शन अभिक्रिया है या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इतना आप लोग क्लियर रखिए, है ना। और इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल जो जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो सभी अपचायक होगा और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का कार्य करेगा वो सभी ऑक्सीकारक होगा। तो इस प्रकार से ये हुई ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। इतना जो है अच्छे से आप लोग याद रखिए।